हमले की मुद्रा में आते ही वो अचानक अपना हथियार उछालता है और जानबूझकर एक खुला मौका छोड़ देता है। दुश्मन भारी कदमों से आगे बढ़ता है, आवाज का पीछा करते हुए जोरदार वार करता है, लेकिन उसी पल आवाज की दिशा बदल दी जाती है। निशाना खो जाता है और साथ ही शाओ वांग का अंदाजा भी गड़बड़ा जाता है। ये हालात देखकर कि फेंग जोर से अपने पिता को चेतावनी देता है। उसकी आवाज उनकी पहचान उजागर कर देती है। मौका मिलते ही सरगना के फेंक को पकड़ लेता है। बेटे को छूना ही शाओ वांग की आखिरी हथी। एक जोरदार दहाड़ के साथ दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। सिर्फ एक वार में शाओ वांग की तलवार सीधे सरगना के पेट को भेद देती है। घायल शाओ वांग जमीन से उठता है और धीरे धीरे दुश्मन की ओर बढ़ता है। वो उसका सिर थामता है और बीते हुए सभी झगड़ों, पुरानी दुश्मनी और आज की नफरत सबका यही अंत कर देता है। बेटे को सुरक्षित आजाद कर लिया जाता है। बाहर मागरा और बाकी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही माँ को एहसास होता है कि उसका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है, उसका वर्षों से रुका हुआ दिल आखिरकार शांत हो जाता है। सब कुछ संभलने के बाद शाओ वांग सभी को लेकर फिर से एकेनी गांव लौट आता है। मागरा दोनों बच्चों को अपने सामने बुलाता है और सीधे सवाल करता है, इन सालों में तुम दोनों ने किया क्या है? बेटा ईमानदारी से जवाब देता है, चाहे उसने कितना भी ज्ञान क्यों ना सीखा हो, उसने कभी गांव छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। जब यही सवाल बेटी नीवा से किया जाता है तो उसका जवाब बिल्कुल उलटा होता है। वो कहती है, मैं ज्ञान से एक नई दुनिया बनाना चाहती हूँ। उसका मानना था कि बाहर निकले बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, केवल बाहर जाकर ही ज्यादा बड़े अवसर मिल सकते हैं। मागरा जानता था कि बच्चों की किस्मत किसी के काबू में नहीं होती। आखिरकार उसे अनमने मन से उसकी बात माननी पड़ती है। वो बच्चों से कहता है, ताकत मिल जाने के बाद खुद को मत खो देना। इसके बाद वो शाओ वांग से कहता है कि पैलेस को बुलाया जाए, क्योंकि अब चेरी से जुड़ा कुछ सच सबके सामने लाना जरूरी था। लेकिन घर से बाहर कुछ ही कदम चलते ही शाओ वांग के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। वो शांत खड़ा होकर महसूस करता है, कोई बड़ा खतरा तेजी से नजदीक आ रहा है। उसी वक्त गांव के एकमात्र रास्ते झरने के ऊपर लिट जनरल टामाचुन अपनी पूरी सेना के साथ तेजी से गांव की ओर बढ़ चुका होता है। आखिर ऐसा कौन था जिसे पकड़ने के लिए एक पूरा देश, पूरी सेना झोंक दे? इतना ही नहीं, पूरे 17 सालों तक लगातार पीछा करे। और आज वही लोग एकेनी गांव में छिपे हुए थे। हजारों की संख्या में विच हंटर्स गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके शिकारी कुत्ते खून के लिए बुरी तरह तड़प रहे थे। दुश्मन सामने था। मागरा कमरे में एक चीज ढूंढ रहा था। इतने खतरनाक वक्त में भी ये साफ था कि वो चीज उसके लिए बेहद अहम थी। आने वाले खतरे ने पूरे गांव को हिला दिया था। सालों की एकांत जिंदगी ने गांव वालों से लड़ना और बचाव दोनों छीन लिए थे। अब इस पल जिंदा बचने का उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि फेंक हालात की गंभीरता समझ जाता है। बिना देर किए वो खंजर निकालता है और सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले गद्दार को बंधक बना लेता है। इससे उसे अपने परिवार के लिए भागने का कीमती वक्त मिल जाता है। उसके साथ भागने वालों में शामिल थे शाओ वांग का भरोसेमंद साथी अकाल, मार्टेल और पुजारिन की बेटी एबो। सब लोग घने जंगल को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। मंजिल के करीब पहुंचते ही फेंक गद्दार को छोड़ देता है और एक जोरदार मुक्के से उसे जमीन पर ढेर कर देता है। इसके बाद शाओ वांग सभी को नदी के किनारे लेकर आता है। वहाँ पहले से एक बड़ा लकड़ी का बेड़ा रखा हुआ था। बच्चों के सवाल करने पर शाओ वांग बताता है, सालों से मैं चुपचाप इस बेड़े को बनाता रहा हूँ। ये सब आज के दिन के लिए तैयार किया गया था। हालांकि वो दिल से चाहता था कि ये दिन कभी ना आए, लेकिन हालात हमेशा इंसान की मर्जी से नहीं चलते। सब कुछ तैयार होते ही इतना बड़ा बेड़ा 8 लोगों का बोझ आसानी से उठा लेता है। वक्त बेहद कम था। सबने जल्दी जल्दी चप्पू चलाने शुरू किए और नदी के किनारे से दूर निकल गए। जब मुखबिर गद्दार शिकारियों को लेकर वहां पहुंचा, तब तक शाओ वांग और उसका दल पूरी तरह गायब हो चुका था। जनरल ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि शाओ वांग को रोकने का रास्ता क्या है। कुछ ही देर बाद बेड़ा समुद्री नदी के मुहाने तक पहुंच गया, लेकिन वहां विच हंटर्स पहले से घात लगाए बैठे थे। तेज नजर वाले के फेंग ने स्थिति को तुरंत भांप लिया और इशारे से अपने पिता को बताया। शाओ वांग ने हाथों की भाषा में सबको समझाया, कोई आवाज नहीं, चुपचाप पार करना है। नदी किनारे खड़ा हंटर जनरल पहले से जानता था कि शाओ वांग को यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए उसने हर दिशा में भारी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे थे। वो ऊंची आवाज में बोला, खुद ही आत्मसमर्पण कर दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। जनरल का गुस्सा भड़क उठा। उसने राजदंड जमीन पर 2 बार पटका। हमला शुरू करने का आदेश मिल चुका था। इशारा मिलते ही सैकड़ों सैनिक पानी में उतर गए। संकरी नदी का रास्ता अब युद्ध भूमि बनने वाला था। हलचल महसूस होते ही शाओ वांग तुरंत बेड़े से कूद पड़ा। वो शांत खड़ा होकर पास आती सांसों की आवाज सुनने लगा। अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। उससे उठी लहर ने नदी किनारे लगे लोहे के हुक्स को सीधे बेड़े की ओर खींच लिया। मार्टेल बदकिस्मती से खींच कर किनारे ला दिया गया। अगले ही पल उस पर अनगिनत हमले टूट पड़े। इसके बाद और भी हुक्स हवा में उड़ने लगे। बेड़े पर मौजूद हर इंसान भयानक खतरे में फंस चुका था। जैसे जैसे हलचल बढ़ती गई, उनकी मौजूदगी पूरी तरह उजागर होती चली गई। दुश्मन ने लोकेशन पूरी तरह लॉक कर ली। एक के बाद एक और हुक्स फेंके जाने लगे। ज्यादा से ज्यादा सैनिक नदी में उतर चुके थे। शाओ वांग ने तुरंत महसूस किया, बेड़ा बर्बादी के कगार पर है। वो पलटकर साथियों को बचाने लौट आता है। इस समय हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। सब लोग जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ रहे थे। सभी को बचाने की कोशिश कर रहा। अकाल चारों ओर से दुश्मनों में घिर चुका था।
बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन समय पहले ही निकल चुका था। गद्दार की मौजूदगी ने ईवा का क्रोध भड़का दिया। वो तुरंत तीर खींचता है, सटीक निशाने पर तीर छोड़ता है, अपनी पूरी क्रोध शक्ति के साथ। इसी बीच बेड़ा संकीर्ण नदी से बाहर निकलकर गहरी पानी वाली जगह में पहुंच गया। शाओवांग के दूर होते हुए देखते ही जनरल टामाचुन ने गद्दार से पूछा, क्या तुम अभी भी उनका पीछा कर सकते हो? लेकिन कैन गैलर ने कहा, मैं घायल हूं, पहले मुझे बचाओ। लेकिन जनरल का रवैया था, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी देर बचाई, अब लौटो गांव और सबको मार डालो। निरंकुश और बेरहम टामाचुन तय कर चुका था, पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही क्वीन कैन अपनी उच्च स्तरीय बैठक कर रही थी जब किसी ने कहा कि जनरल ने फिर से एक एंडर व्यक्ति को भागने दिया। सभी लोग बेचैन हो गए। उन्होंने रानी से तुरंत कहा, इस पीछा को तुरंत रोक दो, क्योंकि यह पीछा पूरी सेना को वर्षों से थका चुका था। राजकोष खाली हो चुका था और कई सैनिकों के परिवार साथ नहीं रह पाए थे। और सच यह था, यह पीछा सिर्फ रानी की निजी इच्छा थी। सभी जानते थे वो केवल जेरिबा को पाने के अपने जुनून के लिए कर रही थी। रानी ने बहाना बनाया, यह सब ईश्वर की इच्छा है। लेकिन जो चीज उसे चौंकाती थी वह यह थी कि सभी उच्च अधिकारी उसकी बात का विरोध कर रहे थे। रानी धीरे धीरे उठी, थोड़ी असहज लेकिन फिर भी शालीनता बनाए रखते हुए बैठक से बाहर चली गई। दूसरी ओर विशाल नदी के ऊपर शाओवांग का परिवार शांति से नदी के साथ बह रहा था। रानी का निर्णय लेने के बाद उन्होंने अपनी पसंदीदा चिड़िया पेश की। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सैनिकों ने देखा कि मंत्रियों के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। असल में पिंजरे में जहरीली मकड़ी थी। हालांकि कोई इसे देख नहीं सका, लेकिन क्वीन कैन ने इस गहरी साजिश को महसूस कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मंत्रियों को मारना सही निर्णय था। रानी ने कहा, यह सारा सड़ा हुआ शहर चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैंने तय किया मैं इसके लिए नहीं मरूंगी, तुम मेरे लिए मरोगे। अगले दिन आपातकालीन संदेश आया। 2 वरिष्ठ मंत्रियों की मौत के कारण पूरा देश दंगों और विरोध में डूब गया। जनता चंगछांग के नीचे जमा हो गई और रानी से तुरंत इस्तीफा मांगने लगी। कुछ शाही मंत्री विद्रोह में शामिल हो चुके थे। इससे साफ था, डैम के नेतृत्व वाले किले पर जल्द ही जनता हमला करेगी। क्वीन कैन यह सुनकर हताश हो गई। उसे पता था अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि पिता की महान योजना उसके अपने हाथों से बर्बाद हो जाएगी। वो धीरे धीरे डैम के मध्य की ओर बढ़ी। नियंत्रण केंद्र तक पहुंचकर वह झुक गई। इंस्ट्रूमेंट पैनल को छूते हुए पिता के लिए अपनी यादें और पछतावा व्यक्त किया। फिर पैनल के अनुसार वह नियंत्रण बॉक्स तक पहुंची। अगर लोग मुझे धोखा दे चुके हैं तो मुझे अब कोई दया रखने की जरूरत नहीं। 3 सेकंड के लिए झिझकते हुए उसने हिम्मत जुटाई और पावर स्विच खींच लिया। मोटर तुरंत रुक गई और पानी का बहाव धीरे धीरे शांत हो गया। सैकड़ों वर्षों से स्थापित यह डैम अभी इस पल काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इमारत पुरानी थी। 2 संरचनाएं हजारों टन दबाव सहन नहीं कर पाई और अब पूरा डैम टूट फूट कर बिखरने लगा। रानी ने नियंत्रण कंसोल से कदम पीछे हटाया। विनाश ही पुनर्जन्म है। इस पल उसने लगता है कि सब कुछ छोड़ दिया है। पुराना रिकॉर्डिंग सिस्टम धीरे धीरे खड़खड़ाने लगा और अंततः रुक गया। सभी मशीनें एक एक कर फटने लगी। जबरदस्त दबाव के कारण नदी का पानी उफन कर बाहर निकलने लगा। रानी ने धीरे धीरे इतिहास के सम्राटों की मूर्तियों की ओर बढ़ी। अंतिम मूर्ति थी उसके पिता की। उसने उसे सहलाया और कहा, यहाँ की कहानी खत्म हो गई और मेरी कहानी तो बस शुरू हुई है। अपने विश्वास पात्रों के जोर देने पर वे जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। डैम की चोटी पर एक घोड़े की गाड़ी पहले से इंतजार कर रही थी। वे उस पर चढ़े और शांति से उस टूटने वाले स्थान से दूर चले गए। गाड़ी में रानी ने एक निर्दयी मुस्कान दी। कितनी बड़ी दिलदारी चाहिए होगी कि किसी और के बच्चों को बड़ा करो, फिर जब वे बड़े हो जाएं, उन्हें फिर किसी और के पास भेज दो। कहानी शुरू होती है। मूफा शाओवांग और बाकी साथियों को लेकर काफी समय तक बहता रहा। वे धीरे धीरे एक परिचित शरण स्थल की ओर बढ़ रहे थे। तभी पारिस ने अपनी झोली से एक चिट्ठी निकाली। उसने उसे के फेंक को दी और बताया कि जेरी ने तुम्हारे लिए छोड़ी आखिरी जानकारी है। गांव छोड़ने के बाद ही इसे बच्चों को देना। इस समय मागला ने के फेंक से कहा कि चिट्ठी पढ़कर सुनाओ। के फेंक ने वैसा ही किया। चिट्ठी में लिखा था, अरे जेरी ने एक जगह बनाई है जिसे वह जागृति महल कहता है। वह नया राज्य स्थापित कर चुका है। वह दोनों बच्चों को आमंत्रित करता है कि वे उसके साथ जाएं और नए विश्व की रचना करें। चिट्ठी के पीछे एक चिन्ह था जो दृश्य क्षमता का प्रतीक था। चिट्ठी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। मागला तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने बच्चों को चेतावनी दी, मनुष्य का स्वभाव जटिल है। तुम दोनों अभी तैयार नहीं हो। तुम्हें और विकसित होने की आवश्यकता है। पहले यहीं रहो, शांतिपूर्वक जीवन जियो, नई दुनिया के जेरी को खोजने के बजाय। लेकिन मेवा और किफेंग स्पष्ट रूप से माँ के विचारों से सहमत नहीं थे। किफेंग ने पहली बार कहा कि जेरी को ढूंढना ही बेहतर है। दोनों बच्चों की राय सुनकर मागला का मन उदास हो गया। सभी की राय अलग थी। पारिस ने सुझाव दिया, मतदान करके तय करें कि रहना है या जाना है। शाओवांग स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी के साथ रहकर शरण स्थल में रहने के पक्ष में थे, लेकिन दोनों बच्चे और पारिस जेरी को खोजने का पक्ष रखते थे। एबो ने भी एक वोट था, लेकिन उसने अभी तक बोला नहीं। नीवा ने कहा, एबो की कोई पात्रता नहीं है। मेरा मानना है कि शाओवांग परिवार को छोड़कर पूरा एकेनी गांव किसी के योग्य नहीं है। वे केवल खुद को बेच देंगे। इस बात पर शाओवांग ने उसे तत्काल डांटा। किसी भी स्थिति में बीते 17 सालों में गांव ने उनकी परवरिश की है। अंततः मौन रहने वाला एबो बोल पड़ा। उसने जेरी को खोजने के पक्ष में वोट किया। 4 बनाम 2 का परिणाम। मागला को सुनकर मन में गहरी सांस ली। चिट्ठी के संकेत के अनुसार मूपा नदी के साथ आगे बढ़ते रहे। जेरी के जागृति महल तक अभी बहुत लंबा रास्ता था और यात्रा कठिन थी। तभी पारिस ने शाओवांग को रोका और बताया कि मागला घायल और सूजा हुआ है। उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर उतरकर आराम करना होगा। शाम के समय वे एक पहाड़ी के तल में पहुंचे।
पारिस ने मागला की चोट को ठीक किया। बाकी लोग आग जलाकर थोड़ा आराम कर रहे थे। आराम के बाद मागला ने बच्चों को बुलाया। बातचीत के दौरान एक अजीब सी पीड़ा और अनकही विदाई की भावना महसूस हुई। माँ ने डर दिखाया कि शायद नई दुनिया उनके लिए खतरनाक है। बच्चों ने माँ को शांत किया और उसकी भावनाओं को समझाया। अंधेरी शाम के लाल रंग की किरणों में मागला ने पिता की यादगार वस्तु अपने सीने पर रखी। शायद अधिक यादों में खो जाने के कारण आंखों से आंसू भी बह निकले। रात के समय के फेंक अकेले चौकी दे रहा था। बढ़ती आग को देखकर वो दिन में कही गई बातों को याद कर थोड़ा पछताया, लेकिन परिवार के साथ रहते हुए सभी मतभेद अस्थायी लग रहे थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह शाओ वांग ने देखा कि कुछ गायब है। सभी हथियार लापता थे। मागला को भी नींद से जगाया गया। मागला ने पिता की यादगार वस्तु अपने सीने पर रखी। शायद यादों में खो जाने के कारण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रात का समय आया कि फेंक अकेले सभी के लिए चौकी दे रहा था। उसने देखा गुस्से और चिंता के बीच ज्वलंत अलाव को। दिन में कही गई बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। थोड़ा पछताया भी, लेकिन जब परिवार साथ है सभी मतभेद अस्थायी हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह शाओ वांग ने देखा कि कुछ गायब था। सभी हथियार लापता थे। मागला को भी जगाया गया। उसने अपनी जेब की जांच की और पाया कि उसका छोटा बैग भी गायब था। अब मागला बेहद चिंतित हो गया। उसने शाओ वांग से कहा, तुम्हें इसे तुरंत ढूंढ कर लाना होगा। शाओ वांग ने बताया, अभी पत्नी के पास कोई हथियार नहीं है। जो चोरी किया गया है वो खतरे का कारण बन सकता है। साथ ही शिकारी अब भी आसपास घूम रहे हैं। अगर यहीं रुके तो यह बहुत खतरनाक होगा। अंत में उसने अपनी पत्नी से पूछा, इस छोटे बैग में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? मागला ने कहा, मैं नहीं बताना चाहता, बस इसे जल्दी से जल्दी वापस पाना चाहता हूँ। यह पिता की यादगार चीज है। इसकी कोई जगह नहीं है। इसे तुरंत वापस लाना होगा। माँ की दृढ़ता देखकर नीवा सबसे पहले खड़ा हुआ और बोला, चलो ढूंढते हैं। शाओ वांग ने तुरंत रोका। वह नहीं चाहता था कि बच्चे खतरे में पड़े। इसी समय के फेंक ने स्थिति देखी और पूछा, क्या है यह? एक बुरे आदमी में ऐसी क्या खासियत होती है कि कई महिलाएं उसके लिए जान भी दे दें और बच्चे पालने तक तैयार हों? इस कहानी में जेरी मारेल इसका साफ उदाहरण था। कहानी शुरू होती है पत्नी की खोई हुई चीज खोजने के लिए शाओ वांग 2 बच्चों के साथ पास के जंगल में गया। उन्होंने शक के निशानों को खोजा। वह ध्यान से दूर से आने वाली आवाज सुन रहा था। अंततः उसे हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। आवाज के स्रोत की ओर बढ़ते हुए वे पहुंचे कचरे से भरी जगह पर। साधुओं के छोड़े हुए अवशेष हर जगह बिखरे हुए थे। तभी एक अजीब भवन ने सभी का ध्यान खींचा। बच्चे पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। शाओ वांग ने उन्हें बताया, ये शायद स्क्रैप कलेक्टर ओपेलो कबीले का भवन है। नीवा ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां जाने की कोशिश की। पिता ने तुरंत उसे रोका। उन्होंने कहा, वहां लोग बहुत हैं, हमें सोच समझकर ही कदम बढ़ाना होगा। नीवा ने कहा, मैं संभाल लूंगी, मुझे ताकत का फायदा है और वे सभी सो रहे हैं।